हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 12 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 19 देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये हिंदी माध्यम टेस्ट 12 है, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो। ठीक है, प्रीलियम टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की देखने के लिए, और मेंस की जो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन एंड राइटिंग, ठीक है, कौन जो आंसर राइटिंग की है वो भी। और आपको यहाँ पे पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी चल रहा है दृष्टि आईएएस की क्विक बुक का, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें जल्द ही क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और टॉपर्स कॉपी की वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉपर्स की कॉपी आप देख सकते हैं, टॉपर्स कैसे आंसर राइटिंग करते थे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के एक समूह में साथ रहने का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के एक समूह में साथ रहने का कारण है? मतलब जानवर जो है एक समूह में किस कारण से नहीं रह सकते हैं? तो संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तो रह सकते हैं। भोजन और पानी की खोज में आसानी, भोजन और पानी की खोज की आसानी में वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप में रह सकते हैं, समूह में। संसाधनों का सहभाजन, तो संसाधन का सहभाजन करने के लिए, मतलब आपस में बांटने के लिए सहभाजन, तो इसमें क्या है, समूह में नहीं रह सकते हैं। संसर्ग तक पहुँच, तो इसमें भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, अधिकांश आबादी में एक प्रजाति के व्यक्ति समूह या टुकड़ियों पैच में एक साथ रहते हैं। उदाहरण, झरनों के आसपास मरुस्थलीय वनस्पति के टुकड़े, धराव के किनारों कॉटन वुड के समूह, भेड़ियों के झुंड, पक्षियों के झुंड और मछलियों के झुंड है। संसाधनों की उपलब्धता के साथ इन झुंडों और टुकड़ियों के स्थान और आकार अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी समुद्री ऊदबिलाव आमतौर पर राफ्ट या पॉन्ड नामक समूह में पाए जाते हैं, जिनका आकार कुछ छोटी संख्या से लेकर कई सौ जानवरों तक होता है। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, गुच्छन क्या है, गुच्छन को कई कारणों से अपनाया जाता है। सबसे पहले एक प्रजाति को जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपलब्धता के बहुत भिन्न होते हैं, इसलिए जहाँ संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ प्रजातियों के समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो जहाँ संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पे क्या है, प्रजातियों की समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे समूह में घूमने वाले व्यक्तियों के पास संसाधनों की तलाश करने की तुलना में जल और वनस्पति जैसे संसाधनों की टुकड़ियों या झुरमुटों को ढूंढने का बेहतर मौका होता है। तीसरा समूह में रहना कुछ जानवरों को परभक्षियों से बचाता है। चौथा, झुंड में शिकार करने से कुछ शिकारियों को शिकार खोजने और पकड़ने का बेहतर मौका मिलता है। पांचवा, कुछ प्रजातियां संसर्ग और शावकों की देखभाल के लिए अस्थायी समूह बनाते हैं, इसलिए विकल्प सी क्या है, इसका सही आंसर है। आगे बढ़े हम 21, तो ये देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मानव में अमानवीय ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण शामिल है। एकदम सही। इसमें क्या है, अमानवीय ऊतक या अंगों को प्रत्यारोपण, यानी कि कृत्रिम जो ऊतक या अंगों को प्रत्यारोपण कर सकता है ठीक है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा। तो ये कथन सही है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सुअरों की तुलना में नर बानर गणों की प्राथमिकता दी जाती है। ये गलत है। क्या है, प्राथमिकता सुअरों की तुलना में इसको कम दिया जाता है, नर बानरों के गणों को। ठीक है, सुअर को क्या होता है, अधिक प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन नंबर 3 देखते हैं। इसमें जीनोम एडिटिंग नामक एक प्रक्रिया शामिल होता है। सही है। इसमें क्या होता है, जीनोम एडिटिंग नामक एक प्रक्रिया शामिल होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 तो गलत है, तो कौन सा सही है पूछा गया है, तो 1 और 3, यानी कि बी नंबर। कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं।
जेनोट्रांसप्लांटेशन में मानव में अम्लीय ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण शामिल होता है, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। हाल ही में सुअर से मानव में हृदय प्रत्यारोपण में जीन एडिटिंग को इसकी कोशिकाओं में एक शर्करा को हटाने के लिए अपनाया गया था, जो उस हाइपरफास्ट ऑर्गन रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। जीनोम एडिटिंग, जिसे जीन एडिटिंग भी कहा जाता है, प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को बदलने की क्षमता देता है, इसलिए कथन 3 भी क्या है, सही है। प्रत्यारोपण के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अंग अस्वीकृति है। सुअर अंग प्रत्यारोपण के लिए तेजी से लोकप्रिय विकल्प बनते जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं सुअर अंग प्रत्यारोपण जो है तेजी से लोकप्रिय होते जा रहा है। अंग प्राप्ति के लिए नर बानर गणों की तुलना में सुअर को महत्व मिलता है। देख लीजिए सुअर को महत्व मिलता है, इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है हम लोग का, क्योंकि उन्हें पालन आसान होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग का जो कथन 2 है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सही दिया है, लेकिन क्या है, बानर की तुलना में सुअर को अधिक प्रेफर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेंगे 21, आप देखते हैं हम 22 नंबर। तो ये रहा 22। निम्नलिखित वायम को उनकी अवस्थिति के बढ़ते अक्षांश के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लीजिए अवस्थित बढ़ते अक्षांश के घटते क्रम में, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा उसमें क्या होगा, जो तापक्रम है वो क्या है, घटता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तापक्रम क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसमें जो है सावना क्या होता है, सबसे नीचे होता है। उसके बाद प्रेयरी, फिर आएगा हम लोग का बोरियल वन, फिर टुंड्रा ऊंचा में होगा। तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, 2 1 4 3 यानी कि सी नंबर, कौन सा, सी नंबर। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं 22 की। बायोम, जीवमंडल का स्थलीय भाग विशाल क्षेत्रों में विभक्त होता है, जिन्हें बायोम कहा जाता है, जो जलवायु, वनस्पति, पशु जीवन और सामान्य मृदा प्रकार के आधार पर विशिष्ट होते हैं। कोई भी 2 बायोम एक जैसे नहीं होता। जलवायु किसी बायोम की सीमाओं और उनमें से प्रत्येक में पाए जाने वाले पादपों एवं जंतुओं के बहुयात को निर्धारित करती है। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक तापमान और वर्षण है। अक्षांशों पर ऊपर की ओर बढ़ने के साथ ठंडी जलवायु दशाओं का अनुभव होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडी जलवायु की जो दशा है वो अनुभव होगा। देख सकते हैं सावना घास के मैदान गर्म भूमध्य रेखीय अक्षांश में पाए जाते हैं, और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं हमें उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी जैसे समशीतोष्ण घास के मैदान मिलने लगते हैं। तो देख सकते हैं मध्य रेखीय में क्या होता है, गर्म घास के मैदान मिलता है, और उत्तर की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं अमेरिका की प्रेयरी में समशीतोष्ण घास का मैदान मिलता है। फिर उसके बाद देख सकते हैं बोरियल, ठीक है, वन उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं जहाँ बड़े पैमाने पर शंकुधारी वृक्ष होते हैं और तापमान ठंडा होता है। टुंड्रा उच्च अक्षांशीय पर पाए जाने वाला पृथ्वी का एक बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं हम लोग। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान और किस संस्थान या निकाय द्वारा संयुक्त रूप से किया तैयार किया गया। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम इसको क्या है, शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान के साथ साथ जो है विश्व आर्थिक मंच, किसके साथ, विश्व आर्थिक मंच के साथ इसको तैयार किया गया, संयुक्त रूप से वो दोनों मिलकर तैयार किए, इसलिए इसका सही आंसर विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं देख रहे हैं आप लोग PDF से देख लीजिएगा। PDF अब आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा।
मैग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्रोव वन, मैग्रोव प्रजनन की एक सजीव प्राजक विधि दर्शाते हैं। एकदम सही है, मैग्रोव प्रजनन की एक सजीव प्राजक विधि दर्शाते हैं, तो ये सही हो गया। उसके बाद कथन 2, आव स्तंभ मूल मैग्रोव वनस्पति की एक विशेषता है। सही है ये भी, ठीक है। आव स्तंभ मूल मैग्रोव वनस्पति की एक विशेषता है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े हम, व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा, देख सकते हैं 24 का। मैग्रोव उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर आर्द्रता युक्त तट रेखाओं के साथ पाए जाने वाले एक प्रकार की तटीय पौधे हैं। मैग्रोव उच्च ज्वार और उच्च जल स्तर के नीचे उगने वाले पेड़ और झाड़ियों हैं जो खारे पानी की सहनशीलता के लिए उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है? खारे पानी की जो क्षमता है उसको सह सकते हैं। मैग्रोव की विशेषता, वे मूल रूप से सदाबहार भूमि के पौधे हैं जो आश्रित तटों पर उगते हैं, आमतौर पर ज्वारीय सपाट डेल्टा ज्वारनादमुखों, खाड़ियों, निवेशिकाओं और रोधिका द्वीप पर सबसे अच्छी तरह से वहां उगते हैं जहां प्रचुर मात्रा में गाद नदियों द्वारा नीचे लाई जाती है या रेतीले समुद्र तटों के पश्चात पर। जो आप देख लीजिएगा, बाकी इसका डिटेल यहाँ देख सकते हैं। मैग्रोव प्रजनन की सजीव प्राजक विधि प्रदर्शित करते हैं, यानी बीज पेड़ में ही जमीन पर गिरने से पहले अंकुरित हो जाते हैं। खारे पानी में अंकुरित की समस्या को दूर करने के लिए यह एक अनुकूली तंत्र है, इसलिए कथन 1 क्या हो गया? सही हो गया। आगे देखें हम ये वाला, इनमें अपस्थानिक जड़ें होती है जिन्हें आव स्तंभ मूल कहा जाता है, जो जमीनी स्तर से ऊपर एक पेड़ के मुख्य तने से निकलती है, इसलिए कथन 2 भी सही हो गया। आगे बढ़े हम, तो दोनों कथन 24 नंबर तक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की उच्च आंतरिक दर वाली जनसंख्या में प्राणियों की विशेषता नहीं है? प्राणियों की विशेषता नहीं है उच्च आंतरिक दर वाली जनसंख्या में, जहाँ पे जो क्या है वृद्धि की उच्च आंतरिक दर है, ठीक है। तो कम अवधि की पीढ़ी, ये तो नहीं है, ठीक है। मतलब कौन सा नहीं है पूछा है? जनसंख्या प्राणी की विशेषता, कम अवधि की पीढ़ी, उच्च प्रजनन दर, यौवन अवस्था की शुरुआत में देरी, एक साथ सामान्य से अधिक बच्चों का जन्म। तो इसमें से क्या होना चाहिए? यौवन अवस्था की शुरुआत में देरी नहीं होता है, ठीक है। 25 की व्याख्या हम देख सकते हैं, ये रहा। जनसंख्या वृद्धि, आदर्श परिस्थितियों में प्रजातियां अपनी जैविक क्षमता या जनसंख्या वृद्धि की क्षमता में भिन्न होती है। आमतौर पर हाथियों और ब्लू व्हेल जैसे बड़े प्राणियों वाली प्रजातियों की आबादी में कम जैविक क्षमता होती है, जबकि जीवाणु और कीड़ों जैसे छोटे जंतुओं की आबादी में उच्च जैविक क्षमता होती है। तो बड़े जनता में क्या होता है? कम जैविक क्षमता होता है, और छोटे जीवाणु में, जिससे छोटे जीव में अधिक जैविक क्षमता होते हैं। वृद्धि की आंतरिक दर वह दर है जिस पर किसी प्रजाति की जनसंख्या बढ़ेगी या उसके पास असीमित संसाधन हो। विकास को उच्च आंतरिक दर वाली आबादी में प्राणियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। वे आमतौर पर जीवन की शुरुआत में प्रजनन करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके यौवन की शुरुआत जल्द होती है। देख लीजिए, उसके यौवन की शुरुआत जल्द होती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जा रहा है? सी हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े हम 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्यजीव अभयारण्य और स्थान। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, ये सही है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, ये भी सही है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, तो ये भी गुजरात में है। सब के सब सही हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सभी चारों युग्म, ठीक है। आगे बढ़े हम 26 देखें, 27 नंबर, ये रहा 27। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के
2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व व्यापार संगठन बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं के अनुपालन में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के संदर्भ में, ठीक है, 2016। इसे विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं के अनुपालन में लॉन्च किया गया है। ये सही है, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इस नीति को लागू करने के लिए नोडल विभाग है। ये भी सही है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग इस नीति को लागू करने के लिए नोडल विभाग है, ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार। तो दोनों कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो दोनों सही है, इसलिए इसमें सही नहीं है बोल रहा है, तो ना तो एक ना ही दो, ठीक है। 27 व्याख्या देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति 2016, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 को मई 2016 में देश में IPR के भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए एक विजन दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था। इसका नारा है सृजनात्मक भारत अभिनव भारत। सृजनात्मक भारत अभिनव भारत। यह सभी अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए सभी IPRs को एक मंच पर लाता है और इस प्रकार बौद्धिक संपदा संबंधित विधियों एवं एजेंसियों के सभी रूपों के बीच तालमेल बनाने और उनका दोहन करने का लक्ष्य रखता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय को भारत में IPRs के क्रियान्वयन और भविष्य के विकास के समन्वय, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। भारत की IPR व्यवस्था बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते का अनुपालन है। इसलिए कथन 1 भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम 28 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परपोषी चारण खाद्य श्रृंखला में पहले पोषण होता है। ये गलत है। परपोषी क्या है, चारण खाद्य श्रृंखला में पहला पोषण स्तर नहीं होता है। क्या होता है, स्वपोषी होता है, स्वपोषी, इसलिए गलत हो गया। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिश होती है। ये सही है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिश होती है। तो ये सही है। खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे हम पोषण स्तरों में ऊपर की ओर जाते हैं ऊर्जा घटती जाती है। एकदम सही है। खाद्य स्तर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ऊर्जा का स्तर क्या होता है, घटते जाता है। तो इस प्रकार 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, यानी कि C नंबर, ठीक है। ये तो क्या है, ये सब हम लोग बायोम चैप्टर जो पढ़े पर्यावरण एवं परिस्थिति की दृष्टि इसको कोई भी उसमें देखे हैं, उसमें इस सब डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है पर्यावरण एवं परिस्थिति की, उसमें चैप्टर 2 बायोम, ठीक है। तो हाँ डिटेल में देखें, देख सकते हो। आगे बढ़े हम 28 देखें 29। एक्सीलरेट विज्ञान योजना को निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया। तो एक्सीलरेट विज्ञान योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया। इसलिए इसका सही आंसर 1 नंबर हो गया। आगे बढ़े हम 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजातियों की IUCN हरित स्थिति, प्रजातियों की IUCN हरित स्थिति प्रजातियों की आबादी की पुनर्बहाली का आकलन करने और उनके संरक्षण की सफलता को मापने के लिए एक उपकरण प्रदान करती है। सही है। क्या है, प्रजातियों की IUCN हरित स्थिति प्रजातियों की आबादी की पुनर्बहाली का आकलन करने और उनके संरक्षण सफलता को मापने के लिए एक उपकरण प्रदान करते। तो ये सही है। हरित सूची पर मूल्यांकित एक प्रजाति को संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये गलत है, संरक्षण की आवश्यकता होती है। हरित सूची
पर मूल्यांकित एक प्रजाति को संरक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कितने सही है, तो केवल एक है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, हम व्याख्या देख सकते हैं 30 का। प्रजातियों की IUCN हरित स्थिति। प्रजातियों की IUCN हरित स्थिति प्रजातियों की आबादी की पुनर्बहाली का आकलन करने और उनके संरक्षण सफलता को मापने के लिए एक उपकरण प्रदान करती है। उपकरण प्रदान करके रेड लिस्ट का पूरा करता है, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। यह एक गलतफहमी है कि हरित सूची पर मूल्यांकन की गई प्रजातियों को अब संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, ये गलतफहमी है बोल रहे हैं, इसलिए कथन तो भी सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम। 30 देखे ना, 31 अब। और इसके बाद क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे प्री से किस प्रकार क्वेश्चन आता है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टार्ट करेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी से 2022 में जो प्री है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें से अच्छा खासा उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और पर्यावरण एवं परिस्थिति से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो स्टार्ट किए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। नहीं, हाँ 31। दक्षिण अमेरिका और पॉकलैंड द्वीप के बीच निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू स्थित है। तो ये क्या है, मैगलन स्थित है। कौन सा, मैगलन स्थित है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ उतना अच्छा दिखेगा नहीं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लगभग 300 मील उत्तर पूर्व में और मैगलन जल डमरू के पूर्व में समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग गूगल से ये करके देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। आगे देखें हम 32। भुगतान संतुलन BOP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। भुगतान संबंधी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 एफीएमए के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन को या तो पूंजी या चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एकदम सही है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन को या तो पूंजी या चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही है। पण्य वस्तुएं चालू खाते का हिस्सा है। पण्य वस्तुएं चालू खाता है जब गैर पण्य वस्तुएं भुगतान शेष में पूंजी खाते का हिस्सा है। पूंजी खाते का हिस्सा ये नहीं है, चालू खाते का हिस्सा है लेन देन, तो ये गलत हो जा रहा है। इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक सही। कौन सा सही पूछा गया, तो केवल एक सही। ठीक है, 32 का हम व्याख्या देख सकते हैं। ये रहा 32। भुगतान संतुलन किसी देश के भुगतान संतुलन को एक विशिष्ट अवधि में आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान दुनिया के शेष हिस्सों के साथ देश की सभी आर्थिक लेन देन की व्यवस्थित विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भुगतान संतुलन क्या है, किसी भी देश के साथ जो आर्थिक लेन देन के व्यवस्थित विवरण को, ठीक है, परिभाषित कर सकता है या इंगित करता है कि देश में व्यापार अधिशेष है या घाटा। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो व्यापार अधिशेष होता है, और जब आयात निर्यात से अधिक होता है, आयात ज़्यादा होता है तो व्यापार घाटा होता है। ठीक है, जब आयात ज़्यादा होगा तो घाटा होगा, और जब निर्यात ज़्यादा होगा तो बेनिफिट होगा। यह सरकार को राजकोषीय और व्यापार नीतियों पर निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही यह एक देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण करके
करने और समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। पूंजी या चालू खाता के लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया गया, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। चालू खाता या प्रत्यक्ष, जिन्हें पण्य या वस्तुएं भी कहा जाता है, व्यापार संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। और अप्रत्यक्ष, जिन्हें आपन्य भी कहा जाता है, कि निर्यात और आयात को दर्शाता है। प्रत्यक्ष में सेवाएं हस्तांतरण और आय शामिल होते हैं, इसलिए कथन दो क्या है, सही नहीं है, गलत हो गया। आगे बढ़े हम 33 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। घास के मैदान के प्रकार और राज्य जिनमें पाई जाती है। आर्द्र शुष्क पंजाब में सही है। आर्द्र शुष्क जो मैदान है वो पंजाब में पाया जाता है। शुष्क उपद्रव जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये हम लोग का पाया जाता है जम्मू कश्मीर साइड में, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। नम उपद्रव आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। नम आर्द्र पर्वतीय हिमाचल प्रदेश, ये सही है, हिमाचल प्रदेश में। तो दो युग्म सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा, कितना बी हो जाएगा। दो युग्म सही सुमिलित है, ठीक है। 33 की व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं हम। 33 भारत में घास के मैदान के प्रकार। आर्द्र शुष्क क्षेत्र, इनमें गुजरात के उत्तरी भाग, राजस्थान, अरावली को छोड़कर पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब शामिल है, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। शुष्क आर्द्र क्षेत्र या पूरे प्रायद्वीपीय भारत, नीलगिरी को छोड़कर नीलगिरी को पूरे प्रायद्वीपीय भारत को कवर करता है, केवल नीलगिरी को छोड़कर, इसलिए कथन दो क्या है, गलत हो जाए। नम उपद्रव क्षेत्र यह उत्तरी भारत में गंगा के जलोढ़ मैदान को कवर करता है। नम उपद्रव जो है गंगा के जलोढ़ मैदान को कवर करता है, इसलिए 3 भी सही नहीं है। इसकी जल आकृति समतल, निम्न परिस्तरीय और खराब जल निकास वाली है। अर्ध पर्वतीय क्षेत्र या असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों और नम उपद्रव क्षेत्रों तक विस्तृत है, इसलिए कथन 4 क्या है, सही है। आगे बढ़े हम 34 देखते हैं आप। विजय केलकर समिति का गठन वर्ष 2015 में खाली जगह से संबंधित मामलों को देखने के लिए किया गया था। तो विजय केलकर समिति किसको देखने के लिए किया गया था, तो विजय केलकर मामले जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को देखने के लिए किया गया था, इससे संबंधित, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 35 की ओर, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्फ और हिम से ढके पर्वत शिखर भूमंडलीय ऊष्मन को संतुलित करते हैं, एकदम सही है। बर्फ और हिम से जो ढके पर्वत शिखर है वो क्या है, भूमंडलीय ऊष्मन को संतुलित करते हैं, तो ये क्या है, सही है। हिमनदों के पिघलने से भूमंडलीय ऊष्मीकरण तेज हो जाता है, तो ऊष्मीकरण क्या हो जाता है, तेज होता है। जब हिमनद बर्फ पिघलने लगते हैं तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण तेज हो जाता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं हम 36। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत OIC का सदस्य नहीं है, एकदम सही है, भारत OIC का सदस्य नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरे सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के बाद ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसकी व्याख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 36, ठीक है, ये सारा इसकी व्याख्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोग और प्रकार, ठीक है, रोग और उसका प्रकार, तो ये हम लोग देखेंगे, रोग और प्रकार। मलेरिया क्या था, वेक्टर जनित से होता है, प्रकार वेक्टर जनित, एकदम सही है। पोलियोमिलाइटिस खाद्य जनित से नहीं होता है, ठीक है, जल जनित से। निमोनिया वायु जनित से, ये भी सही है, निमोनिया वायु जनित। पेचिस खाद्य जनित से होता है, तो इस प्रकार क्या है, 1 और 3 सही है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, तो 2, कितना, 2। 37 व्याख्या देख सकते हैं हम 37, ये रहा। वेक्टर जनित रोग देख सकते हैं, वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया,
इंसेफ्लिया, ठीक है, फैलिटिस, डेंगू, कालाजार आदि, ये सब क्या होता है, वेक्टर जनित होता है। जल जनित रोग देख सकते हैं, हाइजा, ठीक है, हाइजा, पेचिस, बेसिलरी, ठीक है, ये सब है। वायु जनित इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो देख लीजिए एक युग में एक सही सम्मिलित है, 2 सही नहीं है, ठीक है, उस पर देख सकते हैं 3 सही सम्मिलित है। फिर 4 देखेंगे खाद्य जनित, खाद्य जनित में पेचिस आदि, ठीक है, इसलिए 4 भी सही सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़े हम 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेलफिश विषाक्तता शैवाल प्रस्फुटन के कारण होता है। सेलफिश विषाक्तता, ठीक है, विषाक्तता शैवाल प्रस्फुटन के कारण होता है, एकदम सही है। शैवाल प्रस्फुटन से प्रवाल भित्तियों को हानि पहुंचती है, शैवाल प्रस्फुटन से प्रवाल भित्तियों को हानि पहुंचती है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 38 का सी। देख सकते हैं हम, ये रहा 38 की व्याख्या। सुपोषण, सुपोषण कृत्रिम या प्राकृतिक पोषण तत्वों जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट को उर्वरक, मल, जल आदि के माध्यम से जोड़ने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रिया है जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को उर्वरित करता है। यह मुख्य रूप से कृषि भूमि से झीलों या नदियों में फॉस्फेट और हरित या नाइट्रिक युक्त उर्वरकों के निक्षालन के कारण होता है। हरित शैवाल की वृद्धि जो हम झील की सतही परत पर देखते हैं, सुपोषण की भौतिक पहचान है। शैवाल प्रस्फुटन के हानिकारक प्रभाव, कुछ शैवाल प्रस्फुटन मरने या खाए जाने पर न्यूरो और हेपेटोटॉक्सिन, ठीक है, हेपेटोटॉक्सिन छोड़ते हैं जो जलीय जीवों को मार सकते हैं और मनुष्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। एक बीमारी सेलफिश विषाक्तता है, अतः कथन 1 सही है। प्रवाल भित्तियों का नुकसान, इसलिए कथन 2 भी सही क्या है। आगे बढ़े हम, बाकी आप देख लीजिएगा 39 का, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड बैंकों से एक निश्चित सीमा से ऊपर के खराब ऋणों को चुनती है और उन्हें संकटग्रस्त ऋण के संभावित खरीदारों को बेचता है। भारत क्या है, ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड बैंकों से एक निश्चित सीमा से ऊपर के खराब ऋणों को चुनती है और उन्हें संकटग्रस्त ऋण के संभावित खरीदारों को बेचता है, ये गलत है, ठीक है। आगे देखें हम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड में अधिकतम 49% हिस्सेदारी होती है, ये सही है, ठीक है, 49 से अधिक नहीं हो सकता, तो ये इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, 2। 39 व्याख्या देख सकते हैं हम 39 की, ये रहा। बेड बैंक की संरचना, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, एक गैर निष्पादित संपत्ति एक ऋण या अग्रिम राशि है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए ये अतिदेय रहता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं IDRCL में PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान FI की अधिकतम 49 हिस्सेदारी होती है, 49% हिस्सेदारी होती है। शेष 51 हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास रहता है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। ये देख सकते हैं NARCL बैंकों से एक निश्चित सीमा से ऊपर के बेड लोन को उठाता है और उन्हें संकटग्रस्त ऋण की संभावित खरीदारों के बेचने का लक्ष्य रखता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम 40 नंबर। 2+2 वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उच्चतम स्तरीय संस्थागत तंत्र है, एकदम सही है। 2+2 मंत्री स्तरीय जो वार्ता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उच्चतम स्तरीय संस्थान है। भारत ने केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ 2+2 वार्ता किया है, ये गलत है। भारत ने क्या है, जापान, फिर उसके बाद रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है, किसके, रूस और ऑस्ट्रेलिया, इसलिए कथन नंबर 2 गलत हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 गलत हो रहा है, 1 सही, इसलिए केवल 1 यानी कि A नंबर, ठीक है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसकी आगे की पार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगर ये न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, और साथ ही
अन्य वीडियो भी देखने के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसी की रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।